अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त शारिफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज था कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस रावलपिंडीज़ का मैच और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रावलपिंडीज़ को 61 रन से शिकस्त दे दी है। और अगर मैं सच बताऊं तो मुझे रावलपिंडीज़ से कोई ख़ास उम्मीद थी नहीं, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हुए आ रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा था कि आज का मैच भी वो जीत पाएंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही कि वो आज का मैच बिल्कुल भी नलायक तरीके से हारे हैं। ठीक है, मतलब जितनी शोखियाँ रावलपिंडीज़ के ओनर ने टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले मारी थी सोशल मीडिया पे बैठकर, टीवी पे बैठकर, उतनी अगर परफॉर्मेंस शायद अगर ये दे देते ग्राउंड में इनकी टीम तो कुछ हालात बेहतर हो जाते हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मोहम्मद रिजवान साहब से अगर ओपनिंग पे पोजीशन पे नहीं खेला जा रहा तो यार आप ओपनिंग पोजीशन क्यों नहीं छोड़ देते हो, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब आपने अपनी ओपनिंग पोजीशन बरकरार रखी और आपने यासिर खान को वन डाउन भेज दिया। उस्मान ख्वाजा क्योंकि आज आए थे टीम में इनकी, तो मोहम्मद रिजवान ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। मोहम्मद रिजवान ने क्या किया, यासिर खान को जो है वो तीसरे नंबर पर फेंक दिया। मतलब ये किस किस्म का माइंडसेट है कि अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। मतलब अगर आपसे एक चीज़ नहीं हो रही है तो आप अपनी जगह छोड़कर एक यंगस्टर को चांस दो। मतलब यासिर खान ने, ठीक है, अगर उसने हम कहें 22 रन बनाए हैं तो उसका 22 रन का आप इंटेंट देखो, सिर्फ 14 बॉलों पर 22 रन उसने बनाए हैं। मोहम्मद रिजवान साहब पहली बॉल पे ही आते साथ ही आउट हो गए, स्लिप पे कैच दे दिया रूसो को। मतलब उनका कोई मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस किस्म का प्लेयर है और किस किस्म का माइंडसेट लेके वो इस टूर्नामेंट में आया है। अब पूरे मैच पे आते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस रावलपिंडीज़ ने जो है टॉस जीत कर कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहले बैटिंग की दावत दी और स्टार्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो है मैं कहूँगा इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा था। मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आती, अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत गई है, ठीक है कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी नालायकियों को छुपा देंगे। हम उनकी नालायकियाँ भी बताएंगे। जहाँ पे हम पिंडीज़ की बता रहे हैं वहाँ पे हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी नालायकियाँ बताएंगे। नालायकी क्या है, सैम हार्पर को वो आज लाए शामिल की जगह। शामिल मेरा ख्याल से उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो इसलिए नहीं खेल रहे थे। शामिल की जगह लाए जी सैम हार्पर को। सैम हार्पर जो है वो कुछ ना कर सके, ज़ीरो पे आउट हो गए। सैम हार्पर के साथ जो है वो ओपन कर रहे थे सऊद शकील ने इनिंग्स को इतना स्लो कर दिया, मतलब 42 रन फ्रॉम 39 बॉल्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 107। मतलब कहने को तो सऊद शकील ने 42 रन बनाए लेकिन 39 बॉल्स उसने ली हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि सऊद शकील अगर आपसे ओपनिंग पोजीशन पे नहीं खेला जाता तो आप अपनी पोजीशन चेंज करो ना। मतलब आप हसन नवाज से क्यों नहीं ओपन करा रहे हो। एक और चीज़ मुझे ये समझ नहीं आती, कभी सऊद शकील जो है वो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा होता है इस टूर्नामेंट में, कभी हम उसको देखते हैं वो अचानक ओपनर आ जाता है। वो सऊद शकील को ये समझना चाहिए और कोयटा की मैनेजमेंट को भी ये समझना चाहिए कि सऊद शकील एक तो T20 का वैसे भी प्लेयर नहीं है और सऊद शकील ओपन कहाँ से बनता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। मतलब आप हसन नवाज से ओपन कराओ यार, हसन नवाज। और ठीक है, शामिल आज का मैच नहीं खेला, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। तो शामिल अगर नेक्स्ट मैच में अवेलेबल होता है तो नेक्स्ट मैच में आपको हसन नवाज को ट्राई करना चाहिए यार। आप हसन नवाज से ओपन कराओ या ख्वाजा नाफे से ओपन कराओ। मतलब ये वो प्लेयर्स हैं, या तो ये आउट हो जाते हैं जल्दी, या तो फिर जो ये तेज़ खेलते हैं, ये बीच का कोई रास्ता नहीं करते। मतलब ये रन बॉल नहीं खेलते, या तो ये आउट रहते हैं, ठीक है, या तो फिर तेज़ खेलते हैं। ये इनका काम है। सऊद शकील मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस बेस पे ओपन कर रहा है टीम में। या तो मेरा ख्याल से वो कैप्टन है इसलिए वो अपनी मर्जियाँ कर रहा है। तो मुझे तो उस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और ये कोयटा की मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए कि सऊद शकील से आप क्यों ओपन करा रहे हो जब आपको पता है कि वो नहीं कर सकता एज एन ओपनर। और वो T20 में मुझे नहीं नज़र आ रहा कि वो इतना नहीं समझ आ रही मुझे उसकी T20 में जगह। एज अ कैप्टन
भी पीएसएल में मतलब एज अ कैप्टन उसकी क्या परफॉर्मेंस है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसकी एज अ कैप्टन। और जहाँ पर हसन नवाज 35 रन कर सकता है 19 बॉलों पर, ठीक है, मतलब सॉरी 16 बॉलों पर विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 243, ठीक है, जहाँ पर जहांदाद खान 21 रन कर सकता है 6 बॉलों पर, वहाँ पर सऊद शकील क्यों नहीं तेज़ खेल सकता? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। और रूसो ने भी 53 रन्स किए, कहने को तो 53 रन्स किए, लेकिन वो भी उनका स्ट्राइक रेट 126 का था, कोई 42 बॉल्स पर 53 रन्स किए, तो उनकी भी कोई इतनी इम्प्रेसिव इनिंग्स नहीं है। कहने को तो 50 की, लेकिन वो इतनी इम्प्रेसिव 50 नहीं थी, बिल्कुल भी इम्प्रेसिव 50 नहीं थी। इसी तरह से अगर मैं पिंडीज़ की बात करूं, अगर साद मसूद नीचे से आके रन्स कर सकता है, कोई 31 रन उसने किए हैं 16-17 बॉलों पर या 19 बॉलों पर, अगर साद मसूद जो है 163 के स्ट्राइक रेट से इतने रन्स कर सकता है, तो वाई नॉट मोहम्मद रिजवान? डैरल मिचेल ने भी आज बिल्कुल ही 93 के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट रन बॉल उसने खेला है, कोई मेरा ख्याल से 32 रन बनाया उसने 33-34 बॉलों पर, तो उसने बिल्कुल फारिग क्रिकेट खेली है, ठीक है। अगर जूनियर्स नीचे से आकर, अगर यंगस्टर्स नीचे से आकर आपको तेज़ खेल के दे सकते हैं, तो आप एज ए सीनियर प्लेयर्स आपको क्या मसला है कि मतलब अगर आपको क्या ऐसी चीज़ रोक रही है कि आप तेज़ खेलना नहीं खेल पा रहे हैं? मतलब पिच का यहाँ पर मुझे तो पिच का कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर पिच जो है स्लो होती, ठीक है, अगर पिच स्लो होती तो फिर साद मसूद कैसे रन्स कर रहा है, ठीक है, हसन नवाज़ ने कैसे तेज़ रन्स किए हैं, जहांदाद खान ने कैसे तेज़ रन किए हैं, ठीक है। अगर पिच स्लो है भी तो यार अगर आप एटलीस्ट कोशिश तो करो। मतलब पिच का तो मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। मतलब अगर पिच का यहाँ पे फॉल्ट होता तो कल पेशावर ज़ल्मी ने 246 रन्स कैसे बनाए हैं? मतलब पेशावर ज़ल्मी भी 246 रन्स ना बना पाती। पिच का मसला होता तो 40 बॉलों पर 12 रन्स अब्दुल समद ने बनाए हैं, वो कैसे बना रहा है? मतलब अगर यंगस्टर्स हमारे कर सकते हैं तो वाई नॉट सीनियर प्लेयर्स? और मोहम्मद रिजवान से मेरा ये क्वेश्चन है कि बाबर आजम T20 में अभी आया है पीएसएल में, ठीक है, मतलब हम कहते हैं कि वो पीएसएल में ही परफॉर्म कर रहा है ये वो, तो अगर बाबर आजम पीएसएल में अपनी T20 गेम को अच्छा करने की तरफ जा रहा है, कोशिश कर रहा है इम्प्रूवमेंट की, तो रिजवान तो मुझे समझ नहीं आ रही रिजवान क्यों नहीं कर पा रहा। मतलब हमने उसको बिग बैश लीग में देखा, ठीक है, उसने वहाँ पे भी बिल्कुल फारिग खेली है। एक वक्त तो ऐसा आ गया था, जो कि जिस टीम में वो था मेलबर्न रेनेगेड्स में, उसको कप्तान ने आके बुला लिया था कि भाई तू वापस आ जा, वो इतना स्लो खेल रहा था। कितनी बेइज्जती की बात थी ये हमारे लिए। इसके साथ वो अगर मैं बात करूँ ओडीआई की भी, ठीक है, ओडीआई में अभी जो बांग्लादेश के साथ सीरीज़ हुई थी उसमें भी उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी है। अब स्टिल पीएसएल में भी वही चल रहा है इसका। मतलब अगर बाबर आजम अपनी गेम को थोड़ा इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जा रहा है, तो रिजवान के साथ मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या मसला है। मतलब अगर बाबर आजम एज एन ओपनर ऊपर से अच्छे रन्स कर सकता है, तो रिजवान को क्या मसला है? और अगर रिजवान से फॉर एग्जांपल वो नहीं कर पा रहा, तो आप उसको ले आओ यार। आप यासिर खान और आज उस्मान ख्वाजा से ओपन करवा लेते, या यासिर खान या अब्दुल्ला फजल उस्मान ख्वाजा से ओपन करवा लेते, या अब्दुल्ला फजल और यासिर खान से ओपन करवा लेते। मतलब ये किस किस्म की जो है माइंडसेट है मोहम्मद रिजवान का, जो उसको मतलब अपनी जगह छोड़ने पर कायल नहीं कर पा रहा। बहरहाल कोयटा ने पहले बैटिंग की, 42 रन सऊद शकील ने बनाए और 53 रन जो हैं वो रूसो ने बनाए। और थैंक्स टू हसन नवाज़ और जहांदाद खान, जिनके तेज़ रन्स के बदौलत कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो टारगेट है वो 183 का उन्होंने दिया। और पिंडीज़ तो स्टार्ट से ही बिल्कुल ही फारिग बैटिंग करी थी, उनकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। जैसा मैंने पहले कहा, रिजवान आउट हो गया पहली बॉल पर, और डैरल मिचेल भी जिस तरह खेल रहे थे, वहाँ पर उनका आउट होना या ना होना वो एक ही बात थी। क्योंकि एक होती है यार कोशिश, एक होती है आप शॉट नहीं लग रही है, एक होती है कि आप शॉट लगाने की कोशिश भी नहीं कर रहे।
मतलब डैरेल मिचेल की मुझे ये समझ आ रही थी, जितना मैंने उसको देखा है, कि वो कोशिश भी नहीं कर रहा था शॉट्स लगाने की, ठीक है? वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था वहाँ पर शॉट्स लगाने की, मतलब बिल्कुल ही उसकी जो है मुझे समझ नहीं आ रही थी कि डैरेल मिचेल करना क्या चाह रहा है। सेम फॉर साउथ शकील एंड रुसो, ठीक है, अब रुसो ने भी 50 की, साउथ शकील ने 42 रन्स बनाए, लेकिन साउथ अगर रुसो जो है उसने भी शॉट्स लगाई हैं अच्छी खासी, अच्छी 3-4 शॉट्स लगाई हैं। अगर रुसो मार रहा है तो साउथ शकील जो है वो ज़बरदस्ती सिंगल लेने की कोशिश कर रहा था, मतलब साउथ शकील कोशिश भी नहीं कर रहा था कि मैं बड़ी शॉट्स की तरफ जाऊं। ये जो माइंडसेट है ना, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता। मतलब आपका माइंडसेट ही जब ये होगा कि मैंने सिर्फ रन बॉल खेलना है, मैंने बाउंड्री लगाने की कोशिश नहीं करनी, वो बॉल बाउंड्री की तरफ जाती है नहीं जाती वो बात की बात है, लेकिन आप एटलीस्ट कोशिश तो आप करो कि भाई मतलब मैं नज़र तो आए एक चीज़ की यार ये बंदा कोशिश कर रहा है। वो कोशिश भी नहीं कर रहा था साउथ शकील, ठीक है। बहरहाल 183 का टारगेट दिया और रावलपिंडी ने, जैसे मैंने पहले कहा, रिजवान पहली बॉल पे ही आउट हो गया। उसके बाद वहाँ से बिल्कुल भी संभल नहीं पाई मेरा ख्याल से उनकी टीम पिंडीज़ की। और एक वक्त ऐसा आ गया था कि 5 रन्स के अंदर 4 विकेट्स गिर चुकी थी, ठीक है। 11 बॉल्स 10-11 बॉल्स 5 रन्स और 4 विकेट्स गिर चुकी थी। इतने बुरे हालात विंडीज़ के हो गए थे। और मेरे हिसाब से तो रावलपिंडीज़ की जो टीम है वो ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर ही हो गई है, क्योंकि आगे जो आने वाले मैचेस हैं मेरा नहीं ख्याल के, क्योंकि वो तो सारे जीतने लाजमी हैं, क्योंकि अगर उसमें से एक भी हार गए, ठीक है, वो तो फिर उनका काम तमाम हो जाएगा। और अगर सारे जीत भी जाते हैं तो फिर बात नेट रन रेट पे भी आ जाती है कि नेट रन रेट जो है वो बाकी टीमों का देखा जाएगा, रावलपिंडीज़ का देखा जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि, और रावलपिंडीज़ की टीम जो है वो डिज़र्व भी नहीं करती है इस टूर्नामेंट में आगे जाना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि रावलपिंडीज़ आगे जाएगी भी नहीं, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के साथ मुझे नहीं लगता रावलपिंडीज़ 5 बैक टू बैक मैचेस जीत सकती है। और रिजवान साहब से मैं यही कहूँगा कि आप बजाय लेक्चर देने के टीम को गेम से पहले, वो लेक्चर की जो एनर्जी है वो आप ग्राउंड में दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब मैं क्लिप देख रहा था कि रिजवान कह रहा था कि जी वो अपनी टीम को कह रहा था कि 4 जो है वो मैचेस गुजर गए, वो हमारा टूर्नामेंट था ही नहीं, अब हमने फोकस करना है 5 मैचेस पर। वो आपका फोकस हमें नज़र आ गया कि आपने किस तरह का फोकस किया, बड़ा ज़बरदस्त फोकस किया है आपने। तो मतलब बिल्कुल भी, एक तो वैसे ही रिजवान की T20 में जगह जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, और रिजवान ने अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर दिया कि हाँ मेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ है, मैं यही चीज़ डिज़र्व करता था। और बाबर आजम की अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम जिस तरह से अपनी गेम को लेकर चल रहे हैं टूर्नामेंट में, तो उम्मीद है कि इंटरनेशनल में भी ऐसी परफॉर्मेंस थे। बहरहाल पिंडीज़ की आते हैं तो पिंडीज़ की पूरी जो टीम है वो सिर्फ और सिर्फ 121 रन्स पर ढेर हो गई, आउट हो गई। और बिल्कुल भी कोई, मतलब मुझे इसमें हैरानी नहीं हुई है कि रावलपिंडीज़ की टीम को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हरा दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इनसे। बहरहाल अगर मैं इनकी बॉलिंग की बात करूं तो बेन सीयर्स ने जो है वो अच्छी बॉलिंग की थी 40, लेकिन उसको भी आखिरी ओवर में 14 रन पड़ गए। 41 रन उसने 2 विकेट्स हासिल किए हैं, 2 विकेट्स फॉर मोहम्मद आमिर। और इसी तरह से अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से कप्तान सऊद शकील ने 2 विकेटें हासिल की हैं, उस्मान तारिक ने 2 विकेटें हासिल की हैं, जहांदाद खान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, आज बहुत इम्प्रेसिव बॉलिंग की है, उसने 2 विकेटें हासिल की हैं। पहला जो रिजवान का आउट किया, उसके बाद 1 विकेट अबरार अहमद की थी और 1 विकेट जो है काशिफ भट्टी की थी। तो ये टोटल मैच था। और ये जो चीज़ें हैं, अब मैं अगर कहूँ कि पिंडीज़ की जो टीम है उनके जो ओनर हैं, जिन्होंने जिस तरह से मैंने पहले कहा कि शोखियाँ इतनी मारी थी मैच से टूर्नामेंट से पहले, 2 ओनर्स थे, एक तो पिंडी के और क्या नाम है हैदराबाद के। इन दोनों ओनर्स ने बहुत शोखियाँ मारी थी टूर्नामेंट से पहले। और इवन हैदराबाद की जो ओनर हैं वो तो टूर्नामेंट के दौरान भी शोखियाँ मारा था। उनकी सोशल मीडिया टीम आप उठा के देख लें, मतलब हर मैच से पहले जो है वो सामने वाली टीम को मॉक करना, उनका मजाक उड़ाना।
तो यार ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब आप ग्राउंड में परफॉर्मेंस, तो जब तक आप ग्राउंड में परफॉर्मेंस नहीं दोगे ना, तब तक ये चीज़ें बिल्कुल भी बेकार हैं, बिल्कुल फ़जूल चीज़ें हैं, ठीक है। आपकी ग्राउंड में परफॉर्मेंस नहीं होगी, इन चीज़ों पे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब रावलपिंडीज़ की टीम जो है वो डिज़र्व बिल्कुल भी नहीं करती आगे टूर्नामेंट में जाना। अब मेरे हिसाब से तो अब मैं तो यही समझता हूँ कि रावलपिंडी की जो टीम है वो ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, और उन्होंने अब बस अपने मैचेस ही पूरे करने हैं, 5 के 5 मैचेस जो पूरे करने हैं, बस वही पूरे करने हैं। और एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, मुझे तो आज एक बहुत ज़्यादा हैरानी हुई है कि फॉरेस्टर को क्यों नहीं आज टीम में रखा हुआ था रावलपिंडीज़ की टीम में। मतलब आपने अगर एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाना भी था तो आप आपके पास बहुत ऑप्शंस थे। आप आसिफ अफरीदी नहीं तो फिर आप सैम बिलिंग्स को बिठा देते, क्योंकि सैम बिलिंग्स की भी कोई ऐसी कोई ख़ास परफॉर्मेंस हमने देखी नहीं है इस पूरे पीएसएल में अभी तक। तो आप सैम बिलिंग्स को बिठा देते, ठीक है। मतलब इसमें फॉरेस्टर ने आपको पहले मैच में 19 बॉलों पर 44 रन करके दिए, दूसरे मैच में 24 रन करके दिए, ठीक है, कुल 24 रन करके दिए। इतना इम्पैक्टफुल प्लेयर आप फॉरेस्टर जो है, आपने इतने इम्पैक्टफुल प्लेयर को जो है वो बाहर बिठा दिया। आप सैम बिलिंग्स को बाहर बिठा देते। सैम बिलिंग्स ने तो माशाल्लाह से आज 2-3 मिस फील्डिंग भी की हैं। आज फील्डिंग भी तो बिल्कुल ही फारी फील्डिंग रही रावलपिंडीज़ की, जिसमें 2-3 मिस फील्डिंग जो है वो सैम बिलिंग्स की थी, जिसकी वजह से चौका भी हो गया। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब फॉरेस्टर को हटा दिया और सैम बिलिंग्स को रखा। मतलब फॉरेस्टर आपका एक ऐसा प्लेयर था जो आपको नीचे से आपकी इज़्ज़त बचा रहा था। जो बंदा आपकी इज़्ज़त बचा रहा था रावलपिंडीज़ की, आपने उसी को बाहर कर दिया। और सैम बिलिंग्स ठीक है, वो प्लेयर अच्छा है, नो डाउट इसमें, लेकिन वो नहीं डिलीवर कर पा रहा जो है वो पीएसएल में। और टू बी ऑनेस्ट रिजवान भी डिलीवर नहीं कर पा रहा, लेकिन रिजवान क्योंकि कैप्टन है तो कैप्टन को कैसे बाहर कर सकते हैं। तो आपको सैम बिलिंग्स को बाहर कर देता, आप फॉरेस्टर को आपको लाजमी खिलाना था यार। हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा अगर फॉरेस्टर जो है वो होता तो आप आज का मैच जीत जाते हैं, मतलब जिस तरह के हालात थे। लेकिन अगर फॉरेस्टर होता तो एक थोड़ा बहुत चांस बन सकता था गेम में रहने का पिंडीज़ का। लेकिन फॉरेस्टर को हटा कर पिंडीज़ ने अपने ऊपर ही कुल्हाड़ी मारी है, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, मतलब एक वक्त पे जो है वो 140 तक जो कोयटा की टीम रुकी हुई थी, लेकिन हसन नवाज़ ने जिस तरह की 5 छक्के लगाए हैं हसन नवाज़ ने, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हसन नवाज़। और बिल्कुल भी रावलपिंडीज़ की टीम जो है बिल्कुल आज ऑफ कलर नज़र आई है फील्डिंग में। और जब इनिंग्स ख़त्म हुई कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो मोहम्मद रिजवान की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही डाउन थी, मतलब बिल्कुल ही वो गिव अप कर, ऐसा लग रहा था रिजवान बिल्कुल गिव अप कर गया। और जब वो पहली बॉल पे आउट हुआ तो ये चीज़ तो वैसे ही कंफर्म हो गया कि रिजवान जो है वो गिव अप कर गया। बहरहाल अच्छी बॉलिंग फ्रॉम कोयटा ग्लैडिएटर्स। बैटिंग में मैं समझता हूँ कि टॉप जो उनका ऑर्डर है, ओपनिंग जो है, ओपनिंग पोजीशंस में थोड़ी चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर अगले मैच में होपफुली इनका शामिल हुसैन जो है वो ठीक हो जाता है, तो शामिल हुसैन तो ओपनर है ही है। आप शामिल हुसैन के साथ क्या नाम है इसको, हसन नवाज़ को ओपन कराएं। आप सऊद शकील नंबर 3 पर बनी, नंबर 4 पर आना चाहिए सऊद शकील को, जिस तरह से उसकी गेम चल रही है। आप नंबर 3 पर रुसो को ये रखें, ठीक है। नंबर 4 पर बल्कि आप नंबर 3 पर रुसो को रखें, नंबर 4 पर ख्वाजा नाफे को, नंबर 5 पर आना चाहिए सऊद शकील को, जो मैंने उसको एनालाइज़ किया उसके गेम को। वरना तो अगर उसने वैसे ही अपनी कप्तानी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना है कि जी मैं कैप्टन हूँ और मैं ओपन ही करूँगा रिजवान की तरह, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ जो है आप आगे जाके हेल्प करेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स को। ठीक है, रावलपिंडीज़ से तो वो आज जीत गए, क्योंकि उनका रावलपिंडीज़ का मोमेंटम तो वैसे ही बिल्कुल ही डाउन था। लेकिन क्या इस ओपनिंग पोजीशन के साथ सऊद शकील के होते हुए अगर वो ओपन करता है, तो क्या बड़ी टीम्स जो हैं, मतलब बड़ी टीम्स से मुराद मेरी जैसे जो अनबीटन जा रही हैं या जो सिर्फ एक मैच हारी हैं, जैसे कराची हो गया, पेशावर हो गया, मुल्तान हो गया या इस्लामाबाद हो गया, क्या इनके ख़िलाफ़ जो है ये चीज़ काम आएगी? ये बार बार जो है वो
चीज़ जो है आपकी फेवर में जाएगी, ये देखना पड़ेगा। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।